नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात राजस्थान की। राजस्थान में खींचतान के बाद कांग्रेस की सरकार सुरक्षित दिख रही है। कांग्रेस का दावा है कि उसके पास 107 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को एक होटल में भेज दिया है। कांग्रेस का इरादा विधायकों को बीजेपी की सेंधमारी से बचाना है। बीजेपी का कहना है कि राजस्थान में चल रहे राजनीतिक खींचतान में उसकी कोई भूमिका नहीं है। बीजेपी का यह दावा सवालों में है, क्योंकि जिस अंदाज में बीजेपी ने पहले कर्नाटक फिर मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकारों को गिराया, पर्दे के पीछे कुछ ऐसा ही राजस्थान में भी करने की कोशिश होती दिख रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी किसी भी सूरत में विपक्षी पार्टियों, खासतौर पर कांग्रेस की राज्य सरकारों को गिराना चाहती है। सवाल यह भी है कि राजस्थान में पिछले 72 घंटों में जो कुछ हुआ, क्या वो बीजेपी की लिखी हुई पटकथा का ही हिस्सा था, जो मन मुताबिक क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंच सका। राजनीति में अगले आधे घंटे हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, शिव भाटिया, कांग्रेस के नेता, विनोद जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, और नारायण बरेठ, वरिष्ठ पत्रकार। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको सुनाते हैं कि राजस्थान को लेकर विपक्ष बीजेपी पर क्या आरोप लगा रहा है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में स्थिर है। कांग्रेस की सरकार को संपूर्ण बहुमत है। कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। The government may survive, but how it is going to play out in the coming days, what Mr. Sachin Pilot is going to do, we will have to wait and see. But definitely there is political crisis and Congress party will have to do serious introspection. ये सरकार चलेगी। सचिन पायलट जी को क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का भी अंदरूनी मामला है। अब लोगों को एक स्थिर सरकार की जरूरत सभी राज्यों में। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये कुछ करना चाहती है तो ये समय ठीक नहीं है कुछ करने के लिए। तो सीधे चलते हैं अपने जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके पास। विनोद जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले विनोद जी, आप ये बताइए, जो मूल विषय है आज का, कि क्या ये सब जो हो रहा है उसके पीछे बीजेपी की पटकथा है या सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसको कोई आप किसी एक की कथा नहीं कह सकते। दोनों का मिला जुला मसला है ये। अच्छा। और ये पटकथा आज पिछले 72 घंटे से नहीं चल रही। ये अगर आपको ध्यान हो तो जब अभी राज्यसभा चुनाव हुए थे उस समय से चल रही है। लगता है संपर्क में थोड़ी समस्या है। विनोद जी, हम आपके पास फिर आएंगे। अरुण चतुर्वेदी जी, आखिर ऐसा क्यों है कि जो आपकी विपक्षी दल हैं आपके, उनकी सरकारों को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते? ये तो इतिहास नहीं रहा है भारत का, जो राजनीतिक इतिहास है, कि बहुत थोड़े अंतर से भी पार्टियां सरकार बनाती रही हैं और विपक्ष की भूमिका दूसरी पार्टियां अदा करती रही हैं। ऐसा क्यों है कि चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, आप चाहते ही नहीं हैं कि कोई सरकार चलती रहे जिसका नेतृत्व विपक्ष करता हो? जी, मुझे तो देश की राजनीतिक इतिहास की एक घटना बता दीजिए जिसमें विरोधी दलों ने सत्ताधारी दल को बचाने का, उसको चलाने का काम किया। ये आपने कर्नाटक का उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, राजस्थान का आप उदाहरण दे रहे हैं। इन तीनों में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी है क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, कांग्रेस के नेता थे, दूसरी पीढ़ी के नेता थे। सचिन पायलट दूसरी पीढ़ी के नेता हैं। और इसकी छोड़ दीजिए, देश में आप जगन रेड्डी कहाँ से निकल गए? कांग्रेस में उनके पिता ने कांग्रेस में जीवन दिया, वो स्वयं कांग्रेस में थे। इसी के साथ आप देखें जाकर के मिलिंद देवड़ा, जिनके पिता कांग्रेस में, वो कांग्रेस में। ये दूसरी पीढ़ी के किसी भी नेता को कांग्रेस नहीं बचा पा रही। केवल एक युवराज चलेगा देश में और बाकी कोई भी युवा नेता नहीं चलेगा। इसके संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। आज भी राजस्थान के पूरी पटकथा को लेकर के मैं सुन रहा था, आप शुरू में इंट्रो में कह रहे थे कि इसकी पटकथा भाजपा ने लिखी है, लेकिन इसके स्क्रिप्ट राइटर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। केवल अपने सामने के रोड़े को हटाने के लिए किस हद तक अब ड्रामा कर सकते हैं, इसका कोई अगर उदाहरण देश की राजनीति में देखना हो तो राजस्थान का पिछले 2 महीने के ड्रामे को देख सकते हैं। एक सचिन पायलट को निकालने के लिए देश की राजस्थान की सीमाओं को सील करने तक की स्थिति में जा सकती है सरकार।
अपने तरह से अरुण जी सब तरह जो कुछ अरुण जी करना ठीक है, उसका आप जो कह रहे हैं वो पता नहीं, मतलब जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश में मंत्री बने हैं, जिस तरह से कर्नाटक में हुआ, वो सब कुछ और कह रहा है। लेकिन ठीक है, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो सरकार चलाने में कोई अख्तियार करे अपनी भूमिका, लेकिन वो विपक्षी दलों के विधायकों का इस्तीफा दिलाकर उन्हें एक ऐसी सरकार में मंत्री बनाने का लालच दे जो जिसका नेतृत्व उसके हाथ में आए, यहां पर इशारा उसकी ओर था। बहरहाल आपका तर्क अपनी जगह ठीक है। शिव भाटिया जी, समस्या तो आपकी है, आपके नेता हैं, क्यों आप नहीं रोक पाते हैं, चाहे वो सिंधिया रहे हों या फिर सचिन पायलट? ये अगर बगावत के रास्ते पर गए तो क्या आपकी इस पे कोई भूमिका नहीं है? मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बगावत की बात है। अगर कोई मतभेद है तो मतभेद अपने आप सुलझ जाते हैं, लेकिन ये रोटियां सेकने वाले लोग जिस तरह से बाहर मंडरा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, भूखे भेड़ियों की तरह गिद्ध सड़कों पे उतर के मंडरा रहे हैं कि किसी तरह से किसी चीज को खोच लें, और उसी तरीके से बीजेपी के लोग आज राजस्थान में ये काम कर रहे हैं। जो पीछे उन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया, पीछे उन्होंने कर्नाटक में किया, उससे पहले गोवा में किया, उससे पहले अरुणाचल में किया, उससे पहले मणिपुर में किया। क्या 2014 के पास इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा रही? एक हत्यारा पकड़ा जाता है जिसकी कल उसको मौत की सजा मिलनी है, लेकिन अपने डर के कारण सड़क के ऊपर दूसरी गाड़ी पलट के कहते हैं कि वो भाग रहा था। 25 पुलिस वालों के बीच में से एक हत्यारा भाग रहा था। किसका मजाक उड़ा रहे हैं ये उसी तरह से है जिस तरह से, जैसे कि ये आप कंगन को आरसी क्या, ये कहते हैं ना कि अगर दुश्मन अदृश्य हो तो अपने आप को छुपा लेना ही अच्छा होता है। तो आज ये अदृश्य दुश्मन बनके ये चारों तरफ लोकतंत्र की हत्या करने के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं। हमें अपने आप को बचाने के लिए हर काम, हर सुरक्षा महसूस करनी पड़ेगी। अगर कल इनके एमएलए नहीं टूटे तो सवेरे ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी, इनकम टैक्स के छापे पड़वा दिए। क्या ये समझ नहीं आता लोगों को? क्या अनपढ़ और विनोद जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर उनसे बात कर लेते हैं। विनोद जी, जो इस तरह से छापेमारी हो रही है अचानक, राजस्थान में 25 या 24 जगहों पर छापे पड़े, आज ही यहां पर बैठक हुई, क्या ये सब संयोग है या कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के या बीजेपी आला कमान की ओर से इस पूरे खेल को एक दिशा देने की कोशिश हो रही है? देखिए, संयोग तो कोई ऐसा अचानक होता नहीं है, और ये जो संयोग है ये बहुत सोचा समझा हुआ संयोग है, क्योंकि इस समय स्थिति ये थी कि बार बार हमें थोड़ी संपर्क में समस्या आ रही है। अरुण चतुर्वेदी जी, आज ही तमाम जगह छापे पड़ते हैं, इसके पहले आपकी पार्टी का पूरा जो रुख रहा है, जो इतिहास रहा है, वो बार बार ये बात कहता है कि आप पार्टियों को, सरकारों को तोड़ने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले एक ज़माने में होता था कि लोग पार्टी से बदल करते थे, दल बदल करते थे, जिसको रोकने के लिए एक कानून बना, लेकिन आपने एक नया सिद्धांत दिया जो शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में नहीं था, और वो ये था कि आप इस्तीफे दिलवा देते हैं। इसके बावजूद आप मानने को तैयार ही नहीं है कि आपका कोई इसमें रोल है। क्या सचमुच आप राजनीति के इस पूरे पाठ्यक्रम और इस अध्याय को देखना नहीं चाहते हैं? देखिए, यहाँ तो सीधी बात है कि आज आप क्रिकेट का मैच अपन सब देखते हैं, दो टीमें खेलती हैं और दो टीमों में पवेलियन वाले व्यक्ति का नहीं है कि अगर बॉल लपक के आ रही हो तो उसको बचाने का काम उसको करना है। जैसे यहाँ तो दो, आज सचिन पायलट का झगड़ा हुआ, इनका किसी का झगड़ा, आपस का झगड़ा है, और उस टीम में हम केवल दर्शक के रूप में बैठ कर देख सकते हैं। और ये बात सही है निश्चित रूप से कि अगर इस समय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल का है, और राजनीतिक दल इस स्थिति में अगर एक मौका नहीं कह रहे, कांग्रेस अगर टूटती है, टूट के निकल करके कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं और समर्थन के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हमको ऐसी बात नहीं है कि हम लेकर के उसको मना कर दें कि हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन शुरुआत की घटनाएं देखिए, शुरुआत की एक भी घटना ऐसी नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इनिशिएटिव किया होगा। अरुण चतुर्वेदी जी, आप जो बात कह रहे हैं उसमें आपका वो दावा जो आपकी पार्टी लंबे समय तक करती रही है कि पार्टी विद अ डिफरेंस, और मुझे याद है जब भाषण दे रहे थे संसद में अटल बिहारी वाजपेयी, जब उनकी सरकार गिर रही थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि सरकार बनाने के जो उपाय बताए जा रहे हैं बचाने के, उनको मैं चिमटे से भी छूना नहीं चाहूंगा। जाहिर है वो राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे थे, और आज करोड़ों का लेन देन चर्चा में है। विनोद जोशी जी, आप जो पिछले दिनों पूरा जिसपे एसओजी हुई, रिपोर्ट लिखी गई,
उसमें कितना दम है, जिसमें कहा जा रहा है कि करोड़ों का लेन देन भी करने की कोशिश की गई है राजस्थान में? देखिए, सारी राजनीति जो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं लेन देन और ये सब तो आज की राजनीति का एक सामान्य चरण हो चुका है। अन्यथा तो आप ये एक चीज समझिए कि जब लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है, उसने जब आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आपका कोई स्वार्थ तो है ही ना। बिना स्वार्थ के आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई आपके लिए अगर बिल्कुल निकल के अपनी बरसों पुरानी पार्टी 20-30 साल से जिसके लिए काम कर रहा है, उसके साथ में जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है, वो आपको देखने के लिए आ रहा है, आपका साथ देने के लिए आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। आरोप मैं नहीं लगाऊंगा किसी के ऊपर, मैं ये कहूंगा कि किसने क्या किया, लेकिन है। लेकिन इस सारे घटनाक्रम को आप पिछले अभी राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये खेल तो बहुत पुराना चल रहा था। खेल उस समय कहीं भाजपा चूक गई थोड़ा सा कि ओमकार सिंह लखावत को उन्होंने जो चुनाव में उतारा एक दूसरी सीट के लिए, उनको मालूम था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है उनको जिताने के लिए, लेकिन उन्होंने उतारा। उसमें हुआ ये कि उन्होंने अशोक गहलोत को सचेत कर दिया। अशोक गहलोत उस समय सचेत हो गए। उसके बाद में अब जो इस पिछले 72 घंटे का घटनाक्रम है, उसमें सचिन पायलट बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में आए और वो अपने साथियों को जिस तरह से लेके गए थे दिल्ली, उसमें लग रहा था कि उनके साथ में 25-30 हो जाएंगे। लेकिन कुल मिला के उसमें मसला एक बहुत बड़ी पेच उसमें ये फंसा कि जब उनका ये इरादा बना कि मुझे बीजेपी में जाना है, भाजपा में जाना है, तो उसमें से काफी लोग बैकआउट हो गए। और आपको अगर जैसा कि आपने कल देखा होगा, कल शाम होते होते कम से कम 8 या 9 विधायक वहां से लौट चुके थे, जो पूरे उसमें जो वहां थे। अति आत्मविश्वास शायद भारी पड़ा सचिन पायलट को, और उन्होंने जो गेंद आई उस पर बल्ला को जल्दी चला दिया, जबकि वो फुल टॉस गेंद नहीं थी। बहरहाल हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद कि राजस्थान में आखिर हुआ क्या है। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में जिस तरह से सरकार गिराने की कोशिश हुई, क्या ये पटकथा बीजेपी की लिखी हुई है, जैसा कि हम देख चुके हैं कर्नाटक में, जैसा हमने देखा है मध्य प्रदेश में, और क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ज्यादा सजग निकले और इसकी वजह से उनकी सरकार बच गई। अभी बात कर रहे थे अरुण चतुर्वेदी जी, अभी विनोद जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से आपने दांव खेला उससे अशोक गहलोत सतर्क हो गए। जब आपके पास नंबर नहीं थे तो आपने एक प्रत्याशी, यानी टोटल 2 प्रत्याशी जो आपने खड़े किए, उसका आधार क्या था? अगर वो खरीद फरोख्त का एक दांव नहीं था तो निर्दलीय हो, कुछ बाकी दल हो, उसके ऊपर किसी व्यक्ति को अपना प्रयास करना चाहिए। क्या वोट मांगने का अधिकार सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं? क्या ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कि जब मेरे पास 24 मत अतिरिक्त हैं तो उन 24 मत अतिरिक्त मतों के साथ बाकी दलों के मतों को भी प्राप्त करने का प्रयास करके चुनाव लड़ना? अरुण जी, अगर आप ये मानकर अपनी बात कह रहे हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, तो माफ करिएगा, ये साफ सी बात है कि राज्यसभा चुनाव में वोट बड़े तय होते हैं।
किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं उससे तय होता है कि उसके कितने सीट जीतेंगे। उसके बाद आप एक किसी को खड़ा कर रहे हैं तो आप 2 ही क्यों, आप 5 भी खड़े कर सकते थे, चाहे जितना खड़ा करें। एक बात को भी समझने की जरूरत है कि ये आप जो समझ रहे हैं ना, तो ये भी संभव नहीं है कि आप कहेंगे वो सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डाल करके हम निकल जाएं, वो भी भारतीय संभव नहीं निकल करके। आज स्पष्ट रूप से इस पूरी पटकथा को लेकर के मैंने पहले से ही कहा, केवल विद इन कांग्रेस पार्टी संघर्ष, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट का आज का संघर्ष नहीं है। पहले टिकटों के जब कांग्रेस के टिकट फट रहे थे उस समय झगड़ा सामने आया। जब देखिए 2 साल के स्क्रिप्ट को निकाल करके कौन किसको टिकट दे, सचिन पायलट जी को नहीं चाहते थे, उसके बाद भी उन्होंने स्वयं ने घोषणा की कि मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का। फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके लिए 17 दिन तक राजस्थान में तय नहीं कर पाए, इस बात का निर्णय हुआ। तो उप मुख्यमंत्री ठीक है, आपकी बहुत बारीक नजर कांग्रेस के अंदर है, ये अच्छी बात है। शिव भाटिया जी, ये बात तो है कि पहला झगड़ा तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट का ही है। बीजेपी ने बिल्कुल तमाम जो आरोप लग रहे हैं अगर उसको हम मान भी लें तो इसमें क्या शक कि झगड़ा तो आपका पहले शुरू हुआ। आखिर सचिन पायलट को यहां तक पहुंचने की जो पूरी स्थितियां बनी वो क्यों बनी, क्या उसकी जिम्मेदारी से कांग्रेस बिल्कुल पल्ला झाड़ सकती है? पंकज जी, मैं मानता हूं कि ये विचारों का झगड़ा होता है, इतनी बड़ी पार्टी के अंदर ये चलता है और सब जगह चलता है। क्या अडवाणी जी ने मोदी जी को एक ही झटके में स्वीकार कर लिया था? उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए कितना तगड़ा विरोध किया और विरोध तक आते 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 उनकी क्या हालत हुई। उन्होंने हर जगह से अपने आप को रिजाइन किया, ये भूल जाते हैं। इन्होंने कभी लोकतंत्र को स्वीकारा ही नहीं है। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक वे में चलती है, अपनी बात अपने हाईकमांड को रखती है, उससे बात करती है। कहीं अगर मतभेद आके आ जाते हैं, ये उसके अंदर से गिद्ध की तरह कुछ ना कुछ लूटने की कगार पे बैठे होते हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है। मैंने 5 सरकारों का आपको उदाहरण दिया, आज यही ये करना चाह रहे थे। इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद इनको मालूम है ये नहीं तोड़ सकते इस सरकार को। 35-35 करोड़ रुपए के पैसे एक एक सीट के लिए राज्यसभा के लिए ऑफर किए जाते हैं। 25-25 करोड़ रुपए एक एमएलए को सरकार के लिए तोड़ने के लिए ऑफर किए जाते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं उनके ऊपर सेक्शन लेके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये दूसरा रचना शुरू कर देते हैं। इनको एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कोरोना के टाइम के ऊपर आपने देखा मार्च के अंदर इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे रहे, कोरोना की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हमारी दुनिया में क्या हालत होगी, हम तीसरे नंबर पे आके खड़े हो गए। उसके बाद वो नहीं संभला तो चाइना बॉर्डर के ऊपर क्या हालत होगी। ठीक है, अभी राजस्थान तक सीमित रहते हैं। नारायण बरेठ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, उनकी भी टिप्पणी ले लेते हैं, वो पहले नहीं जुड़ पाए थे। नारायण जी, अभी जो चल रहा है राजस्थान में और अब काफी तस्वीर लग रहा है कि अशोक गहलोत ने अपने अनुभव से शायद सचिन पायलट को मात दे दी है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में क्या बीजेपी की कोई भूमिका आप देखते हैं? क्या पटकथा बीजेपी की लिखी गई थी जिसको कि एग्जीक्यूट करने में सचिन पायलट कामयाब नहीं हुए और उनका जो विमान था महत्वाकांक्षाओं का वो कांग्रेस के आसमान पर असमय क्रैश कर गया? मैं मानता हूं कि सचिन पायलट ने अपने आप को अलग रखा है बीजेपी से। वो टैक्टिकल मूव है और बीजेपी को भी अनुकूल लगेगा कि वो इसमें जाहिरा तौर पे शामिल होती हुई न दिखे, इस तोहमत से बचने के लिए कि मध्य प्रदेश में भी उन्होंने यही खेल किया था। इसलिए वो सेफली ये कहना चाहेगी बीजेपी कि विद इन कांग्रेस पार्टी का झगड़ा है, हम तो अगर समर्थन मांगेंगे तो दे देंगे। और सचिन पायलट की दिक्कत भी है कि उनके साथ जो विधायक उनके प्रति आस्थावान है, उनकी आस्था कांग्रेस के विचारों से भी बीजेपी में जाते हुए छिटक सकते हैं। इसलिए एक सुरक्षित गलियारा निकाला गया कि हम बीच में खड़े हैं, हम बीजेपी की तरफ तो नहीं है लेकिन बीजेपी पीछे से हमारे साथ है। उनकी हमदर्दी कभी छुपी दिख नहीं रही है जिस तरह के बयान आ रहे हैं। और एक बात और है कि आज आईटी ने, ईडी ने छापे मारे हैं। आज के दिन सुबह जब विधायक दल की बैठक होती तो क्या ये संयोग है या प्रयोग है? क्या मध्य प्रदेश में छापे मारे गए थे वो संयोग था या प्रयोग था? या कर्नाटक में शिव कुमार पे मारे गए छापे वो क्या संयोग था या प्रयोग था? ये सब घटनाएं मिला के हम देखते हैं कि कहीं न कहीं केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की रुचि है। उनकी रुचि होना गलत भी नहीं है कि कांग्रेस की आंतरिक कमजोरियों का वो फायदा उठाने का प्रयास उनको करना भी चाहिए। लेकिन बीजेपी ये भी कहना चाहती है कि मैं हाथ भी धो लूं और पानी इस्तेमाल भी न करूं। तो राजनीतिक विश्लेषक इस बात को जरूर पकड़ लेंगे कि आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आपकी भाषा जिस नपेतुले अंदाज में आ रही है और प्रकारांतर से आप इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं इस विघटन को, तो उनकी रुचि तो जाहिर है। और पिछले साल बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा भी था ये सरकार ज्यादा नहीं चलेगी, ये सरकार टूटेगी। कारण उन्होंने बताया कि इसके इंटरनल जो
कन्फ्रंटेशन है वो जी। वजह बनेगी, लेकिन उनकी दिलचस्पी इसमें थी कि सरकार टूटे। और मैं बिल्कुल। इसमें गलत नहीं मानता हूँ। अरुण वो एक चतुर्वेदी जी, कारगर अरुण प्रति- चतुर्वेदी जी, आपके नेता पहले भी कहते रहे हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो स्थिति रही है उसमें मध्य प्रदेश में पहले आपने कामयाबी हासिल की और उस समय भी कहा गया कि राजस्थान में बहुत दिनों तक सरकार नहीं चल पाएगी, और जिस तरह से राज्यसभा के समय हुआ वो सब देखा। अभी तमाम विश्लेषक ये कह रहे हैं कि आपकी पर्याप्त भूमिका रही है, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती, देश इस समय कोरोना के एक भयावह दौर से गुजर रहा है, उसमें सरकारों का ध्यान किधर होना चाहिए ये भी सब लोग जानते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है अशोक गहलोत की कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। इसके बावजूद ऐसे समय में एक सरकार को गिराने की कोशिश करना, और उसमें आप ये कह सकते हैं कि हमसे मतलब नहीं है, लेकिन ये कोई राजनीतिक उसमें कोई मान रहा नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक बड़ा अनैतिक काम हुआ है? नारायण जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं। हमारे बात कही, मैं पहले राजस्थान के भाजपा के किसी नेता ने और केंद्र के नेता ने पूरे 1.5 साल में कभी भी नहीं कहा कि सरकार निकालेगी। हमसे बार बार पूछा, हमने कहा हम चाहते हैं कि 5 साल सरकार चले और अपने गिरती है तो अपने बंद कर अगर गिरेगी तो उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। दूसरी बात नारायण जी ने कहा अभी कई खबरों की बात है, तो मैं पूछना चाहूंगा नारायण जी से, पूरे गलत से, तो मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर इस चीज को हम कहेंगे ये इसको इस घटना के साथ जोड़ेंगे तो क्या इसको भी इस बात का जोड़ने काम करेंगे? जब एसओजी सचिन पायलट को एक सजेशन के केस के ऊपर नोटिस देती है और जब एसओजी किसी भी 2 लोगों को पकड़ करके उनके ऊपर चस्पा करती है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो क्या उसको भी राजस्थान की सरकार ने अपने राजनीतिक हितों का इस्तेमाल करने को, संस्थाओं का इस्तेमाल करने का काम किया? अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक संस्था जब केंद्र की कोई एजेंसी का काम करती है तो उसको ब्लेम करें कि केंद्र की सरकार के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और दूसरी तरफ राजस्थान की एजेंसी काम करती है तो हम कहें कि स्वतंत्र होकर काम करेंगे। निश्चित रूप से आज मैं फिर बात को दोहराऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी को केवल एक पटकथा लिखी गई, सचिन पायलट को निपटाना है, वो सचिन पायलट मुख्यमंत्री रहते हुए कहीं ना कहीं रोड़े बने हुए हैं और उन्हें सचिन पायलट को हटाना है, और सचिन पायलट जिनकी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने आपकी सरकार के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया, क्या क्या नहीं आरोप लगाए, वो आज आपके कितने प्रिय हैं ये भी हम देख रहे हैं। बहरहाल विनोद जोशी जी, अब राजस्थान में जो आगे की पूरी पिक्चर है वो आप कैसे देख रहे हैं? क्या अभी ये हम माने कि ये फिनिश हो गई है, द एंड हो गया है इस संकट का, या फिर अभी इंटरवल है और जो अभी कहा जाए कि मोर्चा हारे हैं सचिन पायलट लेकिन मुंह नहीं खोला है उन्होंने? देखिए अभी तो ये इंटरवल भी क्या कहिए, इसे बहुत छोटा सा इंटरवल है। अभी तो बहुत सारे मोड़ आने हैं इसमें, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जिस तरह की परिस्थिति चल रही है, कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि सचिन पायलट को लाया जाए। उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस उस रास्ते पे काम कर रही है तो आगे की क्या स्थिति होगी, बहुत ही अजीबोगरीब स्थितियां सारी है, क्योंकि इतने विद्रोह के बाद में आज तक कांग्रेस का आला कमान कभी इतना कमजोर नहीं हुआ था कि वो उसके बाद भी उनके साथ में समझौते की बात करे। तो ये कांग्रेस आला कमान इस समय जितना कमजोर है, जितना अनिर्णय में रहता है, ये उसका बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है स्टेट्स के अंदर। बिल्कुल, आप जितने स्टेट्स में सरकारें कांग्रेस की गई हैं उसमें एक रिफ्लेक्शन ये भी है कि कांग्रेस आला कमान ने अपने समय पे कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया। ठीक है, कोई बात ऐसी ठीक है। इसमें अंतिम एक छोटी सी टिप्पणी, चूंकि हमारे पास समय कम है, हम नारायण बरेड़ साहब से लेना चाहेंगे। नारायण जी, क्या अब ये माने कि सचिन पायलट ने मोर्चा खोला लेकिन मुंह नहीं खोला, शायद कोई इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोई रास्ता बचा है, या अब सचिन की कांग्रेस पार्टी में जो कहानी थी, जो अध्याय था, वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है? मुश्किल है। एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी हार्ड लाइन भी नहीं ले सकती, इतना कमजोर भी नहीं पड़ना चाहेगी कि वो झुकी हुई नजर आए। तो कांग्रेस दरवाजा खुला भी रखेगी, साथ साथ ये एहसास कराने की कोशिश भी करेगी कि आपके बिना भी हमारा काम चल सकता है, हम इंडिसिप्लिन के साथ सख्ती से निपटेंगे। तो राजनीतिक पार्टी के नाते कोई भी पार्टी सत्ता में होती है और उनके साथ में ऐसी स्थिति आती है तो कोशिश करते हैं कि क्या कोई दरवाजा खुल भी सकता है, और इसके लिए वो एक बैकअप प्लान भी तैयार रखते हैं कि अगर कोई सुलह सफाई नहीं होती है तो हमको कैसे निपटना है। इसीलिए आज अपने विधायकों की उन्होंने बाड़ेबंदी की और साथ ले गए हैं। ये बताता है कि वो अपनी किलेबंदी को मजबूत भी करना चाहते हैं और थोड़ा लचीलापन भी दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी राजस्थान में जो कुछ हुआ है वो अभी उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि द एंड हुआ है, एक इंटरवल है और उसके बाद
कई और इंटरवल भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमने कर्नाटक में भी देखा है कि एक बार अगर कोई चूकता है, बीजेपी खास तौर पर, इतने संसाधन उसके पास हैं, लेकिन वो गेम को अंतिम समय तक जीतने की कोशिश करती रहती है। बहरहाल आप सबका शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिला के इस कोरोना काल में एक और सरकार गिराने की कोशिश याद रखा जाएगा, ये भी इतिहासकार इसको दर्ज करेंगे किस तरह, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। राजनीति में आज बस इतना ही। नमस्कार।